Audio Jungle. नमस्ते, कैसे हैं सब आप लोग? ठीक है, आज हमारी अकाउंट्स की थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। हमारी दो क्लासेस में भी हम लोग अभी तक बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे, राइट? आज की और अगली क्लास, एक और क्लास हमारी रहेगी बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की, जिसमें हम अपने अकाउंटिंग के सारे बेसिक्स कवर कर लेंगे। एंड उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो 12th के मेन सिलेबस वहां से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो सिलेबस हमारा बहुत अच्छा और बहुत स्मूथ हो, इसके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने ये बेसिक्स को बहुत अच्छे से सुने और बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। बिकॉज ये बेसिक्स अगर हमारे क्लियर हैं देन 12th की सिलेबस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मैं तो हूं ही। ठीक है, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, आज भी जो हम कवर करने वाले हैं वो है हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, पिछली क्लास में हमने दो अकाउंटिंग टर्म्स कवर किए थे। कौन से बताओ, जल्दी बताओ सब। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप उसमें आपका कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, बिकॉज भले ही ये क्लास रिकॉर्डेड है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल इसे इंटरैक्टिव क्लास बनाएं, और वो तभी हो पाएगा जब बहुत अच्छे से आप इसे सुने, और उसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि उसी टाइम हमारे क्लास के डाउट्स भी सॉल्व होते जाएं और बिल्कुल हम लोग अपने अकाउंट्स के कोर्स के लिए प्रिपेयर रहें। ठीक है, चलो अब हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। क्या है आज की क्लास का हमारा पहला कॉन्सेप्ट? क्या है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट, जो बिजनेस टर्म्स में हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है। बिकॉज हमने पहले दो कॉन्सेप्ट करे हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके, देखो अब अकाउंट्स का जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट है वो क्या बात करता है? अकाउंट्स का अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है book revenue when it is earned, revenue or income when it is earned, and book expenses when incurred। क्या बोलता है अकाउंट्स का अक्रूवल कॉन्सेप्ट? अकाउंट्स का अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस, सुनो मेरी बात सुनो, तुम अपनी सारी इनकम तब बुक करो जब तुमने उसे अर्न कर लिया है, चाहे वो तुम्हें उसके पैसे तुम्हें मिले हो या नहीं मिले हो, उससे मतलब नहीं है। बिजनेस, सुनो, बिजनेस, तुम बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस मेरी बात सुनो। अकाउंट्स बोलता है बिजनेस से मेरी बात सुनो, तुम अपने सारी की सारी इनकम कब बुक करोगे? बुक करोगे मतलब कब? अपने अकाउंट्स की जो बुक्स बनाते हो ना, तो बुक्स ऑफ अकाउंट, उसमें कब लिखोगे? जब तुम उसे अर्न कर लो। अब अर्न करने का क्या मतलब होता है? जब हमने इन कंसिडरेशन अपना वर्क परफॉर्म कर लिया है। जैसे अगर आज मैं अपने गुड्स सेल करती हूँ, ठीक है, तो मैं सेल को इनकम बुक करना चाहूंगी, जल्दी अपनी सेल को इनकम बुक करना चाहूंगी मैं, राइट? लेकिन कब बुक करूंगी? जब इन कंसिडरेशन, मतलब बदले में जो मुझे काम करना था इस इनकम को कमाने के लिए। सेल करना मतलब मैं गुड्स को सेल कर रही हूँ, मतलब मैं ये रेवेन्यू ऑन कर रही हूँ। इस रेवेन्यू को ऑन करने के लिए मुझे इन कंसिडरेशन, आपको ये पता है, एक हाथ ले एक हाथ दे, हमेशा ऐसा होता है। कोई आपको इस रेवेन्यू को दे रहा है, मतलब बदले में 100% आपको भी कुछ करना पड़ेगा। फ्री में गिफ्ट दिए जाते हैं, रेवेन्यू नहीं। ठीक है, तो आपको ये सेल हो रही है, आपका ये रेवेन्यू है, इसका मतलब पक्का पक्का इन कंसिडरेशन आपको कुछ करना पड़ेगा, और वो क्या है? गुड सप्लाई करने पड़ेंगे, गुड सप्लाई करने पड़ेंगे। जिस भी बिजनेस में आप है, अगर आप
गुड्स के बिजनेस में है तो जो गुड्स आप बाय एंड सेल करते हैं, मतलब जिस बिजनेस का आप गुड्स करते हैं, जिस गुड्स का आप बिजनेस करते हैं सॉरी, उसको आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज, अगर आप सर्विस रेंडर करते हैं तो वो सर्विस अब आप जब दे दोगे तब माना जाएगा कि आपने अब ये रेवेन्यू अर्न कर लिया, मतलब अब आप काबिल हो गए, अब आप लायक हो गए इस रेवेन्यू के लिए, अब आपका हक क्रिएट हो गया कि अब तो मुझे पैसे तुमको देने ही पड़ेंगे। जैसे ही मैंने सर्विसेज दे दी या जैसे ही मैंने गुड सप्लाई कर दिए, अब क्या होगा, अब मेरा हक क्रिएट हो गया सामने वाले से पैसे लेने का, और जैसे ही ये हक क्रिएट हो जाता है इसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू अर्न। तो अकाउंट्स बोलता है बिजनेस, जैसे ही तुमने इन कंसिडरेशन कुछ परफॉर्म कर लिया जो तुम्हें बदले में करना था, रेवेन्यू या इनकम को अर्न करने के लिए जो तुम्हें बदले में करना था, जैसे ही वो तुमने कर दिया, मान लो तुम्हारा रेवेन्यू अर्न, और तब तुम उसे अपनी बुक्स में बुक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस व्हेन इनकर्ड। अकाउंट बोलता है बिजनेस, सुनो बिजनेस कहाँ जा रहे हो, सुनो अभी पूरा नहीं हुआ है अक्रूवल कॉन्सेप्ट, आधे में छोड़ के जा रहे हो, ना। क्या बोलता है अकाउंट्स कि बिजनेस जो तुम जितने भी खर्चे करोगे ना वो तब कब बुक करोगे, जैसे ही सामने वाले ने तुम्हारे लिए कुछ कर लिया, मतलब तुम्हारा एक्सपेंस सामने वाले के लिए तो रेवेन्यू या इनकम होगी ना। एक साइड का अगर एक्सपेंस है तो दूसरी साइड के लिए तो रेवेन्यू या इनकम होगी कि नहीं होगी, राइट। तो जैसे ही सामने वाली पार्टी ने तुम्हारे लिए कुछ कर दिया, जैसे ही इन कंसिडरेशन तुम्हारे लिए कुछ कर दिया, तुम्हारे ऊपर अब ऑब्लिगेशन आ गया, तुम्हें उसे पैसे देने ही पड़ेंगे, या अगर पैसा नहीं है तो तुम्हें उसके लिए अब सर्विसेज देनी ही पड़ेंगी, तुम्हें उसके लिए कुछ काम करना ही पड़ेगा, जैसे ही सामने वाले ने तुम्हें पैसे दे दिए, राइट। तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंस, मतलब सामने वाले ने पैसे दे दिए या फिर सामने वाले ने तुम्हारे लिए कुछ परफॉर्म कर दिया। एग्जाम्पल, अब मैं गुड्स खरीदूंगी भी तो बेचने के लिए मुझे खरीदना भी तो पड़ेगा, राइट। तो अब ये जो मैं खरीद रही हूं ये मेरा एक्सपेंस है, परचेजेस मेरा एक्सपेंस है ना, है कि नहीं है। अब ये एक्सपेंस मैं कब बुक करूंगी, जैसे ही क्या सामने वाले ने मुझे गुड्स भेज दिए, मतलब सामने वाले को मेरे लिए क्या करना था, गुड्स भेजने थे मुझे, तभी तो मैं ऑब्लाइज्ड हो जाऊंगी, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाएगा उसको पैसे देने का, राइट और रॉन्ग। मेरे को उसे पैसे देने का ऑब्लिगेशन आएगा ही जब उसने मेरे लिए कुछ कर दिया, उसने मुझे गुड्स दे दिए। जैसे ही मैं इसे एज परचेजेस अपनी बुक्स में दिखा दूंगी जो कि एक एक्सपेंस है, राइट। तो देखो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस तुम रेवेन्यू कब बुक करोगे, जब तुमने अर्न कर लिया, मतलब इन कंसिडरेशन जैसे ही तुमने सामने वाली पार्टी के लिए कुछ परफॉर्म कर दिया, तुम्हारा हक क्रिएट हो गया उससे पैसे लेने का, राइट टू रिसीव हो गया, इसलिए वो तुम्हारी क्या है, रेवेन्यू, ठीक है। एक्सपेंस पे आ जाओ, बिजनेस एक्सपेंस तब कब बुक करोगे, व्हेन इनकर्ड, मतलब जब सामने वाली पार्टी ने तुम्हारे लिए कुछ कर दिया, उसने तुम्हारे लिए कुछ कर दिया, अब तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया, तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे, बच नहीं सकते तुम, तो तब हम एक्सपेंस बुक करते हैं। यही कहता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट को कैश से कोई मतलब नहीं होता। क्या मतलब है इसका, मतलब इन कंसिडरेशन मैंने सामने वाली पार्टी के लिए कुछ परफॉर्म कर लिया जो मुझे करना था इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, मतलब उस इनकम को अर्न करने के लिए मुझे जो चीजें करनी थी मैंने कर दी। अब सामने वाले ने पैसे दिए हो या ना दिए हो, मैंने रेवेन्यू अर्न कर लिया। अर्न मतलब मैंने उसके लिए वो काम कर लिया जो मुझे करना था, अब मेरा हक बन गया उससे पैसे लेने का। अभी तक पैसे आए हो या ना आए हो, मैं उसे रेवेन्यू बुक करूंगी। वैसे ही एक्सपेंस में मैंने सामने वाली पार्टी ने मेरे लिए कुछ कर दिया, तो मतलब मेरा एक्सपेंस इनकर्ड हो गया, उसको मेरे लिए जो करना था वो उसने कर दिया। अब मैं ऑब्लिगेशन आ गया मेरे ऊपर कि मुझे उसे पैसे देने ही पड़ेंगे। मेरे ऊपर क्या आ गया, ऑब्लिगेशन कि मुझे उसे पैसे देने ही पड़ेंगे। तो उस केस में चाहे अभी तक मैंने उसे पैसे दिए हो या नहीं दिए हो,
वो मेरा एक्सपेंस है। क्या है वो मेरा एक्सपेंस। तो रेवेन्यू इज बुक्ड व्हेन इट इज ऑन, एक्सपेंस इज बुक्ड व्हेन इट इज इनकर्ड, राइट। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट अक्रूवल कॉन्सेप्ट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। इसे ही अकाउंट्स बोलता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसका अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान से देखना। देखो, अब ये टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, ठीक है। अब स्कूल क्या करेगा, इसे बोलेगा पूरे महीने पढ़ाओ फिर तुम्हें हम सैलरी देंगे। क्या बोलेगा, एक महीना पूरा पढ़ाओ फिर हम तुम्हें क्या देंगे, सैलरी देंगे। तो एक महीने के बाद, 1 मंथ आफ्टर, अब आप देखना, ये है स्कूल, ये है टीचर, ठीक है। एक महीने के बाद स्कूल के लिए ये हो गया एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस। क्यों हो गया, क्योंकि सामने वाले बंदे, इस टीचर ने आपको अपनी सर्विसेज, स्कूल आपको अपनी सर्विसेज एक महीने के लिए दे दी, पढ़ा लिया। तो अब स्कूल तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया कि तुम्हें सैलरी देनी ही पड़ेगी। तो तुम्हारे लिए ये क्या है, एक्सपेंस, राइट। ओके, अब चलते हैं टीचर के ऊपर। टीचर ने जैसे ही अपनी एक महीने की सर्विसेज दे दी, उसके पास राइट आ गया टू रिसीव सैलरी। तो इसीलिए टीचर के पास राइट आ गया टू रिसीव सैलरी। तो इसीलिए टीचर के लिए ये हो जाएगी इनकम, ठीक है, समझे। ओके, बिकॉज टीचर ने अपनी एक महीने की सर्विसेज दे दी, तो अब उसके बाद हक आ गया पैसे मांगने का। तो दैट इज, उसने इनकम अर्न कर ली है, क्योंकि बदले में जो उसे करना था इस पैसे को लेने के लिए, वो उसने परफॉर्म कर दिया, तो उसने इनकम अर्न कर ली है। तो वो अपनी बुक्स में इसे इनकम लिख सकता है, सैलरी इनकम। भले ही पैसे अभी तक नहीं आए, लेकिन उसके पास राइट आ गया उन पैसों को लेने का। और वही स्कूल के लिए उसने ये सर्विसेज दे दी है, तो स्कूल के ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया उसे सैलरी देने का। बिकॉज सैलरी देने के लिए स्कूल को जो चीजें चाहिए थी वो उस टीचर ने कर दी, अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर ली। तो भाई अब स्कूल तुम बच नहीं सकते, तुम्हें सैलरी देनी पड़ेगी। तो तुम्हें अपना एक्सपेंस लिखना पड़ेगा, भले ही अभी तक तुमने दी नहीं है, लेकिन एक्सपेंस इनकर हो गया है। क्यों, क्योंकि सामने वाले ने तुम्हें अपनी सर्विसेज दे दी है, उसी को कहते हैं एक्सपेंस इनकर्ड, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था अक्रूवल कॉन्सेप्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आता है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। अभी अभी मैंने बोला कि हम रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं, व्हेन इट इज ऑन, व्हेन इट इज ऑन। अभी जस्ट अभी अक्रूवल कॉन्सेप्ट ने बताया। लेकिन पता है क्या, अकाउंट्स बोलता है, बिजनेस मैं बोल तो रहा हूं रेवेन्यू ऑन हो जाए ना, बुक कर दो। लेकिन पता है क्या होता है, अगर इंसान को पता हो ना पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है, वो खर्चे के बारे में पहले ही सोच लेता है, मेरे पास इतना सारा पैसा आएगा, इतना मैं कमाऊंगी, इसमें यहाँ खर्च करूंगी, यहाँ खर्च करूंगी। और कोई लोग तो और महान होते हैं, पहले से खर्चा कर भी देते हैं। जैसे एक महीने की सैलरी आने वाली उससे पहले ही खर्चे कर देते हैं। हाँ सैलरी आने तो वाली है, उसमें से दे देंगे, उसमें से दे देंगे, उसमें से दे देंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। अकाउंट्स को भी ये बात पता है। अकाउंट्स बोलता है ये मत करो, हमें थोड़ा ना संभल के चलना होता है। हमें क्या करना होता है, थोड़ा संभल के चलना होता है। तो ना ऐसे तो सब लोग रेवेन्यू ऑन होते ही बुक कर देंगे, और बाय चांस, खुदा न खास्ता, बाय चांस अगर पैसे नहीं आए तो पहली बात उम्मीदें तो टूटेंगी ही टूटेंगी, क्योंकि उम्मीद बना लेते हैं ना हम, पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है, वो तो हो गई। और दूसरी बात पता है क्या होगा, जिन्होंने उस पैसे की उम्मीद में पहले खर्चे कर लिए, तो रेवेन्यू के केस में अकाउंट्स बोलता है थोड़ा और कॉशियस हो जाओ, थोड़ा और संभल के चलो। मतलब क्या करो,
वो बोलता है रेवेन्यू अर्न, सही बात है, हम इस कंसेप्ट को मानते हैं कि जैसे ही अर्न हो जाए बुक करो, लेकिन इस पे एक चेक और लगा लो। पहला चेक क्या है, मेरा रेवेन्यू मैंने अर्न कर लिया है, मतलब मुझे जो परफॉर्म करना था सामने वाले के लिए मैंने कर दिया, हाँ मेरा राइट आ गया, दे पैसे दे, राइट आ गया। लेकिन इस पे एक चेक और लगा दो। एक चेक और क्या लगाएंगे हम, अभी बताती हूँ। एक चेक और लगा लो कि कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं है। अनसर्टेनिटी किसमें, पैसे मिलने में। और दूसरा, कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं है अमाउंट की, कि जितना मिलना है उतना ही मिलेगा ना। इन दोनों चीजों को अब मैं अच्छे से समझाती हूँ। मतलब एग्जाम्पल, मैंने गुड सेल किए, ठीक है, गुड सेल कर दिए, अब मैंने बेच दिए तो मेरा हक आ गया, मेरे को पैसे मिले, मैं लिख रही हूँ सेल, अकाउंट मेरा हाथ पकड़ रहा है, मैं लिख रही हूँ सेल, अकाउंट मेरा हाथ पकड़ रहा है। फिर क्या है, अकाउंट ऑन तो कर लिया, तुमने तो बोला था ऑन करो, रेवेन्यू बुक करो, अब क्यों हाथ पकड़ रहे हो। बोलते अरे फिर तुम्हारी उम्मीदें जग जाएंगी ना, एक चेक और लगा लो। क्या चेक, कि जिसको तुम बेच रहे हो सामने वाली पार्टी पक्का पक्का पैसे देगी ना, डूबी हुई पार्टी तो नहीं है, कोई गड़बड़ पार्टी तो नहीं है, मतलब सर्टेनिटी है ना पैसे मिलने की, कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं है कि पैसे मिलेंगे कि नहीं। अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए कि पैसे मिलेंगे कि नहीं। मान लो मैंने विजय माल्या को गुड्स बेचे हैं, तो अकाउंट पूरा ही हाथ खींच लेगा, पागल हो क्या कर रेवेन्यू अर्न, तुमने विजय माल्या को गुड्स बेचे हैं, भग गया हो, क्या देगा तुम्हें पैसे, पूरी की पूरी अनसर्टेनिटी है, पैसे नहीं मिलने वाले। तो अब इस केस में अर्न तो हो गया, अर्न मतलब गुड्स तो बेच दिए ना, राइट आ गया रिसीव करने का, लेकिन क्या वो देगा, नहीं ना। तो अनसर्टेनिटी है रेवेन्यू मिलने की, तो तुम नहीं बुक कर सकते। इसीलिए अकाउंट्स बोलता है रेवेन्यू अर्न ठीक है, पहला चेक पास, पहला टेस्ट पास, खुश हो जाओ खुश हो जाओ, लेकिन सामने ही दूसरा टेस्ट खड़ा है। क्या टेस्ट, रेवेन्यू मिलने की, अनसर्टेनिटी तो नहीं है, पक्का पक्का देगा ना सामने वाला, है ना, वो पार्टी डूबी हुई पार्टी तो नहीं है, पहला चेक। दूसरा, हमने जितने के गुड्स बेचे हैं पूरे के पूरे पैसे देगा ना, मतलब हमने 1 लाख के गुड्स बेचे हैं, ऐसा तो नहीं सामने वाला हमें बोलेगा 50 ही ले जाओ ना, 50,000 ही ले जाओ, ऐसा तो नहीं करेगा, पूरे के पूरे 1 लाख हमें देगा ना। मतलब अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए राइट टू रिसीव में, सामने वाला हमें पक्का पक्का पैसे देगा, उसमें कोई अनसर्टेनिटी, कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो हमें पूरे पैसे देगा, ऐसा ना हो कि वो हमें आधे अधूरे पैसे देके भगा दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वो हमें पूरे पूरे पैसे देगा। जब ये दोनों टेस्ट भी पास हो जाते हैं ना, तब हम बुक करते हैं अपना रेवेन्यू। रेवेन्यू के केस में ज्यादा कॉशियस होना ही पड़ता है, क्योंकि पहले से अगर आपने बुक कर दिया और वो बल्ले कमा लिया और खर्चे करना स्टार्ट कर दिया, एक्चुअल में सामने वाले ने पैसे दिए ही नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए कदम फूक फूक के रखने पड़ते हैं। इसलिए कौन बोलता है खुश हो जाओ, और मतलब खुश हो जाओ, लेकिन हाथ पकड़ लेते हैं। उसके बाद दूसरा टेस्ट भी परफॉर्म कर लो ना, सामने वाले जो तुम्हें ये पैसे देने वाला है ना। ये सिर्फ मैंने सेल का एग्जांपल लिया, लेकिन ये हर रेवेन्यू और हर इनकम के केस में हम ये टेस्ट करेंगे कि जो तुम्हें पैसे देने वाला है वो डूबी पार्टी तो नहीं है ना, अनसर्टेनिटी तो नहीं है ना कि पैसे क्या पता मिल भी सकते नहीं, ऐसा तो नहीं ना, पक्का पता है भाई विश्वास वाली पार्टी है, ट्रस्टवर्दी पार्टी है, पैसे देगी ही देगी, ठीक है। दूसरा ऐसा तो नहीं है कम पैसे देके भगा देगी, इतने दे दिए ना और गुंडे ले आए बस इतने ही देंगे, ऐसा तो नहीं करेगी ना, पक्का पक्का पूरे पैसे देगी ना। ये देख लो, अगर ये दोनों चीजों से बिजनेसमैन सेटिस्फाइड होता है, हमने जिसको बेचे ना कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं, बढ़िया पार्टी है, और दूसरा पूरे पैसे देगी, कोई गुंडे नहीं बुलाएगी, हमें पूरे पैसे देगी, ये दोनों चीजों पे अगर आपको विश्वास है बिजनेसमैन, कोई अनसर्टेनिटी नहीं, मतलब आपको जरा सा भी शक नहीं है, पूरा विश्वास है, चलो अब अपना रेवेन्यू बुक कर लो, कॉन्ग्रेचुलेशन, खुशी की बात है। ओके, ये था हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। ओके ठीक है, यही ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा है। जब क्या हो, पैसे मिलने का पूरा पूरा वादा करा है सामने वाली पार्टी ने हमसे कि अच्छी पार्टी है, पूरे पैसे देंगे हम, चिंता मत करो, कहीं नहीं भागने वाले, और दूसरा पूरे के पूरे पैसे देंगे हम, ऐसे कम नहीं करेंगे आपके पैसे,
तब हम अपना रेवेन्यू बुक कर लेंगे। ओके, तो अभी तक हमने अपने दो कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। क्या क्या बताओ? अक्रूवल कॉन्सेप्ट एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ रहा है हमारा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट अब ये क्या है, इसमें हम क्या करेंगे इसे अब देखते हैं, ठीक है। इसके लिए एक बहुत पहले मैं एक एग्जांपल दूंगी। इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं, है कि नहीं है ना। लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब मटेरियल कौन होता है? आपकी फैमिली, हैप्पी फैमिली, राइट। इतने करोड़ों लोगों की पॉपुलेशन में आपके लिए सबसे ज्यादा मटेरियल, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? फैमिली, राइट। तो अकाउंट्स भी यही बोलता है। अकाउंट्स पता है क्या बोलता है? अकाउंट बोलता है बिजनेस, तुम्हारे तो भाई इतने सारे एक्सपेंसेस हैं, इतनी सारी इनकम है। अब आपको पता है अकाउंट्स को, बिजनेस के डेटा को मेन यूज कौन करता है? कौन यूज करता है? यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर मतलब कौन? हम जैसे लोग जो बैलेंस शीट P&L पढ़ के देखते हैं हम इनके शेयर्स में लगाना है कि नहीं, या गवर्नमेंट देखती है कि अच्छा ये टैक्स तो सही से दे देना, यही सारे यूजर होते हैं। अब यूजर्स बिजनेस अकाउंट्स बोलते हैं सुनो सुनो बिजनेस सुनो, तुम्हारे तो पता नहीं बाप रे बाप कितने सारे खर्चे हैं, कितनी सारी इनकम है, अलग अलग नाम से, ठीक है, ओके है, ठीक है। यूजर बेचारा तो परेशान हो जाएगा, वो पढ़ेगा तो इतनी लंबी लिस्ट आधे पढ़ के छोड़ देगा वो एक्सपेंस, और इनकम इतने सारे, बाप रे, हटा देगा, उसको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। वो बोलता है इतनी सारी एक्सपेंस इनकम है, इसमें मटेरियल ढूंढो ना। क्या इंपॉर्टेंट है? दुनिया के सारे एक्सपेंस इनकम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है जो तुमने कर रखे हैं? ऐसा तो नहीं है ना। हम हजारों लोगों से मिलते हैं दुनिया में, इंपॉर्टेंट तो फैमिली एंड फ्रेंड्स ही होते हैं ना। वैसे ही अकाउंट्स बोलता है तुमने कितने सारे खर्चे कर रखे हैं, कितनी सारी इनकम कर रखी है, मटेरियल चीजें बताओ ना यूजर को। सब क्यों बता रहे हो? मटेरियल चीजें बताओ। अब मटेरियल अकाउंट्स के लिए क्या होता है? 1% of profit, 5% of sales। जस्ट ये अकाउंट्स बोल रहा है। अब देखो, अगर लेकिन हमें लगता है, बिजनेस अपना सोच समझ भी तो लगाएगा, अगर उसे लगता है कि कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो उसमें कवर नहीं हो रही लेकिन हमारे लिए मटेरियल है, हमें यूजर को वो बतानी है, तो वो ले लो, बोले वो भी ले लो। ये अकाउंट सिर्फ आपको एक आउटलाइन बता रहा है कि ये इंपॉर्टेंट, इसे इंपॉर्टेंट मानो। अब मटेरियल होने का मतलब सारी मटेरियल चीजें यूजर को सेपरेटली बताओ। क्या मतलब? यूजर को सेपरेटली बताओ, सारी मटेरियल चीजें यूजर को सेपरेटली बताओ ना। आराम से यूजर को सारी मटेरियल चीजें सेपरेटली बताओ। क्या मतलब है इसका अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए टी शेप का फॉर्मेट बना रही हूँ, वैसे टी शेप अब नहीं है, राइट। ये एल शेप जो है अब नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब ये टी शेप वाली चीज नहीं है, अब एक साथ एक ही फॉर्मेट में बनती है P&L, बट अभी समझाने के लिए मैं बना रही हूँ। अब देखो P&L है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा, ठीक है। अब उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे अपने यह होता है डेबिट, यहाँ होता है क्रेडिट, हम बहुत सारे एक्सपेंस लिखते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स क्या बोलता है, बिजनेस जो मटेरियल एक्सपेंस है ना उन्हें अलग अलग दिखा दो, ठीक है। जैसे तुम्हें लगता है सैलरी एक्सपेंस मटेरियल है, अलग से सैलरी दिखा दो। तुम्हें लगता है, मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या है, वो परचेजेस मटेरियल है, अलग से दिखा दो। अब जो चीजें तुम्हें बिजनेस मटेरियल नहीं लगती ना, अलग अलग दिखा के यूजर को परेशान मत करो, क्लब कर दो, उनका एक हेड डाल दो, अदर एक्सपेंसेस। बस इतना ही बोलता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। वो बोलता है बार बार परेशान मत करो,
जो मटेरियल है तो यूजर को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना मटेरियल जिससे यूजर का डिसीजन बदल सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मटेरियल डेटा वाइज, नंबर वाइज तो मैंने आपको बताया, ऐसी मटेरियल चीज अगर यूजर, जिससे यूजर का फैसला बदल जाए, मतलब वो बैलेंस शीट P&L देख रहा है तो वो चीज इतनी मटेरियल है कि अगर उसके होने या ना होने से यूजर का डिसीजन बदल जाता है। जैसे अगर वो चीज ना होती तो शायद यूजर परचेज करता, अब वो शेयर नहीं परचेज कर रहा, या फिर उस चीज के होने से यूजर शेयर परचेज कर रहा है वरना वो नहीं करता। मतलब उसका डिसीजन बदल जाए जिस चीज से, वो बिजनेस तुम्हारे लिए मटेरियल ही मटेरियल है, चाहे इनकम वाइज चाहे एक्सपेंस वाइज। ऐसी कोई चीज जिससे यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के डिसीजन चेंज हो सकते हैं, वो तो मटेरियल है, वो तो तुम्हें सेपरेटली डिस्क्लोज करना ही करना है बिजनेस मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के। लेकिन जो चीजें मटेरियल नहीं है उन्हें एक साथ क्लब करके दिखा दो, उसके लिए यूजर को अलग अलग परेशान मत करो, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूं आप लोगों को। देखो राइट, हमारे पास दो बिजनेस के P&L है, ठीक है। एक ने सेल करी 8 लाख की, दूसरे ने भी सेल करी 8 लाख की। एक ने परचेजेस करी 3 लाख की, एक ने परचेजेस करी 2 लाख की, और कोई एक्सपेंस मान लो नहीं है इसका, तो इसका नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 5 लाख। इसका एक एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर, इसके ग्रुप जल गए हैं, कुछ भी है, वो खर्चा इसका कितना हो गया पता है? 4 लाख का। तो अब इसकी इनकम रह गई, ये है ए, ये है बी कंपनी। इसकी इनकम पता है कितनी रह गई? सिर्फ 2 लाख। अगर मैं आपसे पूछूं ये दो P&L देख के कि आप बताना तो जरा कि आप कौन से बिजनेस में पैसा लगाएंगे? कौन से में लगाओगे? हाँ 5 लाख, ये 2 लाख का है, 5 लाख इसमें लगाएंगे, मैं नहीं। रॉन्ग। वाई रॉन्ग? ध्यान से देखो, बिजनेस बी में एक एबनॉर्मल लॉस है 4 लाख का, वरना तो इसका प्रॉफिट होता 6 लाख। क्या मतलब है इसका? बिजनेस बी अपना बिजनेस अच्छे से कर रहा है, सस्ती परचेज कर लेता है वो। ये एबनॉर्मल लॉस बार बार थोड़ी ना होगा। चोरी हो गया, आग लग गई, ये एक बार होगा, बार बार थोड़ी ना होगा। और बिजनेस तो गोइंग कंसर्न होता है, तो आगे जाके तो यही बिजनेस अच्छा करने वाला है, बिकॉज ये 6 लाख का प्रॉफिट दे रहा है, एक बिजनेस 5 लाख का दे रहा है, तो बिजनेस बी अच्छा है। एबनॉर्मल लॉस तो बार बार थोड़ी ना होता है, वो तो इस साल हो गया है, उसकी वजह से हम अपना शेयर परचेज करने का डिसीजन ऐसे थोड़ी ना लेते। हम तो लेते कि लंबे समय में ये वाला कौन सा बिजनेस ज्यादा अच्छा कर रहा है, वो तो बिजनेस बी कर रहा है ना। एबनॉर्मल लॉस सिर्फ इसी साल हुआ है। अब ये आप लोग कैसे डिसाइड कर पाए? जब आपको बिजनेस ने सेपरेटली दिखाया है एबनॉर्मल लॉस। अगर बिजनेस ने आपको ये दिखाया ही नहीं होता तो, और दूसरे एक्सपेंस में इसको क्लब कर दिया होता, तो आपको क्या पता चलता? फिर तो आप कहते ए ही अच्छा है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो आपका डिसीजन चेंज हो गया इस एबनॉर्मल लॉस की वजह से। अगर बाकी जनरल एक्सपेंस में उसको क्लब कर देता, अलग से एबनॉर्मल एक्सपेंस नहीं दिखाता, तो आप तो मानते हैं बिजनेस ज्यादा खर्चे करता है, ए अच्छा है। लेकिन बिकॉज ये मटेरियल है, इसने आपके डिसीजन को अफेक्ट करा, मतलब ये मटेरियल है, उसने अलग से दिखा दिया, तब आपको पता चला अरे अच्छा एबनॉर्मल लॉस है, ये हर साल थोड़ी ना होता है। हर साल होता है क्या कोई एबनॉर्मल लॉस? ना, हर साल नहीं होता बाबा। तो बताइए ये बिजनेस अच्छा है तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंस है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट की। ओके ठीक है, आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहले मैं इस पिक्चर को गायब कर देती हूँ, पहले मैं कुछ समझाती हूँ। प्रूडेंस मतलब कंजर्वेटिज्म। चलो पहले पिक्चर से ही थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है।
आपको पता है पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा डांटते रहते हैं, है ना, बहुत डांटते हैं ना। पर पता है क्यों डांटते हैं? वो इसीलिए डांटते हैं ताकि फ्यूचर में उनका बच्चा अच्छा करे, कुछ गलती ना कर दे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेके चलते हैं ताकि उनका बच्चा एक अच्छा इंसान बने और बहुत तरक्की करे और गलती से भी कोई गलती ना कर दे, राइट। इसीलिए वो छोटी छोटी बात पे भी डांट देते हैं ताकि कोई बड़ी गलती वो ना करे, ठीक है। मतलब पेरेंट्स कैसे चलते हैं? कंजर्वेटिव होके, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल फॉलो करके। अब अकाउंट्स भी बिजनेस से बहुत प्यार करता है, ठीक है। तो अकाउंट्स भी क्या बोलता है? बिजनेस बुक, business book all your anticipated losses but do not book your anticipated gain। ठीक है, क्या मतलब है इसका? ध्यान से समझते हैं। बिजनेस बोलता है, अकाउंट्स बोलता है बिजनेस से, बिजनेस अपने होने वाले सारे लॉसेस बुक करो, लेकिन अपने होने वाली मतलब जो तुम्हें लगता है होएगी ऐसा गेन बुक मत करो। एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। आपने इन्वेंट्री चैप्टर के बेसिक्स में ये पढ़ा होगा कि इन्वेंट्री किस पे वैल्यू होती है? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। क्या मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू? मतलब अगर हम उसे बेचना चाहें तो हम कितने में बेच देंगे। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। एग्जाम्पल, मैं अपनी बुक्स में इन्वेंट्री को कॉस्ट पे दिखा रही हूँ 1 लाख का, लेकिन मुझे पता है अगले साल मैं इसे बेच दूंगी 5 लाख का, मतलब इसकी ना वैल्यू चल रही है 5 लाख की। तो क्या आज ही 4 लाख का प्रॉफिट मुझे ये बुक करने देगा प्रूडेंस? बोलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो ये अर्न हुआ नहीं है, आपने इन कंसिडरेशन कुछ किया नहीं। दूसरा, ये एंटिसिपेटेड है, अभी तक नहीं पता, क्या पता लॉस हो जाए, क्या पता सच उस टाइम जब आप बेचने जाओ आपसे कोई इन्वेंट्री खरीदे ही नहीं। मैंने तो बड़ी खुशी से आज ही 4 लाख प्रॉफिट दिखा दिया और आगे के खर्चे भी प्लान कर ले, ऐसा करूंगी ऐसा करूंगी, वाह खर्चे कर भी दिए। अगले साल जब मैं गई पता है क्या हुआ? ये इन्वेंट्री मेरी बिकी नहीं रही। अब क्या तभी बिजनेस हमारे कान पकड़ लेता है और बोलता है, अकाउंट्स बिजनेस के कान पकड़ लेता है और बोलता है, बिजनेस अपने कोई भी एंटिसिपेटेड गेन को बुक मत करो, जो एंटिसिपेटेड है उसे बुक मत करो। एक और एग्जांपल लेती हूं। एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसे ध्यान से सुनो। मेरे पास एक बिल्डिंग है 5 लाख की, ठीक है। आज उसकी प्राइस हो गई है 30 लाख। तो क्या जी आज ही मैं 25 लाख अपना प्रॉफिट बुक कर दूं, जबकि इसका टर्म प्रॉफिट नहीं गेन होगा, बिकॉज ये नॉन ऑपरेटिंग है। बिल्डिंग को बेचना खरीदना मेरा बिजनेस नहीं है, बिल्डिंग मेरे लिए फिक्स एसेट है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट वर्ड वुड बी गेन। क्या मैं बुक कर दूं? नो, वाई नो? तुम ये 25 लाख आज ही बुक करके प्लान कर लोगे ऐसा खर्चा करना है, कुछ खर्चे तो तुमने कर भी दिए। जब एक्चुअल में बिल्डिंग बेचने गए कोई खरीद नहीं रहा तुम्हारी बिल्डिंग, क्या होगा फिर? तो इसलिए बोलता है अकाउंट्स बिजनेस एंटिसिपेटेड गेन बुक मत करो, ठीक है। लेकिन अकाउंट्स बोलता है एंटिसिपेटेड लॉसेस तो बुक करो। क्या मतलब इसका? ध्यान से समझना। हम लोग जब हमें पॉकेट मनी मिलती है, राइट, ठीक है, हम क्या करते हैं उसमें
कुछ सेविंग करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं हम, अगर हमें पता हो कि फ्यूचर में इस महीने पॉकेट मनी मिली आपको लगता है फ्यूचर में मेरे को ये चीज खरीदनी है, ये खर्चा होने वाला है मेरा, इतना खर्चा हो जाएगा, दोस्त से पैसे लिए तो उसको देने हैं अगले महीने, अलग से साइड करते हो ना पैसे, देने तो अगले महीने, लेकिन आज की पॉकेट मनी से ही साइड करते हो ना। आज पैसे मिले, बोल रहे हो अगले महीने यार दोस्त को चुकाने थे, लिए हैं मैंने उससे, करते हो अलग से पैसे साइड करते हो, फिर जाके जितना बचता है खर्च करते हो ना अपने पॉकेट मनी का। बिजनेस भी तो यही बोल रहा है आपसे करने के लिए। बिजनेस क्या बोल रहा है, सुनो, अकाउंट बोल रहा है बिजनेस, सुनो मेरी बात। इस ईयर तुमने प्रॉफिट कमा लिया 5 लाख का, ठीक है। अब तुम्हें पता है तुम्हें फ्यूचर में लॉस होने वाला है। फ्यूचर में लॉस वही कंसिडर होता है जिसके मोर देन 50% चांस होते हैं। जिस चीज के होने के एंटिसिपेटेड लॉस मतलब जिस चीज के होने के मोर देन 50% चांस है उसी को कहते हैं एंटिसिपेटेड लॉस। तुम्हें पता है फ्यूचर में एक लॉस होने वाला है जिसके 50% से ज्यादा चांस है, ठीक है। तो अकाउंट्स क्या बोलते हैं, बिजनेस इस बार प्रॉफिट है ना, इसमें से अलग कर दो वो लॉस। क्या पता अगले साल तुम्हें बिजनेस से प्रॉफिट हो ही नहीं, तुम्हारा प्रॉफिट 2 लाख रह जाए या तुम्हें लॉस ही हो जाए। तो अब ये फ्यूचर में जो लॉस हो गया कहां से लाओगे उसके पैसे देने के लिए, कहां से लाओगे। तो आज तुम्हें प्रॉफिट हुए ना, मजे मत करो इस 5 लाख के, अरे कपड़े खरीदूंगा 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, चप्पल स्लीपर्स खरीदूंगी 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, कहीं कार ही ना खरीद के ईएमआई भर देंगे 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। बिजनेस इधर आओ, पहले फ्यूचर में लॉस होने वाला है जिसके चांस 50% से ज्यादा है, 100% नहीं है लेकिन 50% से तो ज्यादा ही है, मतलब वो एंटिसिपेटेड लॉस है, ठीक है। आज ही अलग करो पैसे, अगले साल वो अगर सच में लॉस हो गया, ठीक है, और प्रॉफिट क्या पता फ्यूचर किसने देखा है, अगले साल तुम्हें प्रॉफिट हुआ ही नहीं बल्कि लॉस में जा रहे हो, फिर नाच पाओगे। ये पैसे तो तुमने आज ही पूरे खर्च कर दिए, क्या करोगे अगले साल। तो अकाउंट बोलता है बिजनेस संभल के चलो ना, फ्यूचर का सोचो ना। तो वो क्या बोलता है कि आज ही इस एंटिसिपेटेड लॉस के लिए इसी साल इसे बुक कर दो, बस उसके बाद जाके मजे करो, बचे हुए पैसों से जाओ मजे करो। तो ये बोलता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिज्म पे चलने के लिए, ठीक है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और आई होप आपने क्लास में बहुत एंजॉय किया होगा, बोर नहीं हुए होगे, ठीक है। हम पूरा ये ट्राई करेंगे कि आप बोर न हो और बड़ी इजी तरीके से आपको सारे कंसेप्ट आ जाए, सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए नहीं, फुल लॉजिक्स के साथ आपको कंसेप्ट आ जाए जो आपको आगे भी कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। सो नमस्ते, आपका दिन बहुत अच्छे जाए, ओके। सो बाय बाय, टाटा, ठीक है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, फुल अकाउंट वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस, ताकि आपको सारे अकाउंट्स की वीडियोस टाइम पे मिल जाए और आप अपना कोर्स कंप्लीट कर पाए। ओके, बाय।